नमस्कार श्रोताओं, योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा। और इस विषय पर बात करने के लिए हमें अपने अनुभव साझा करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ जगदीश जोशी जी। जगदीश जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि हम सभी अनुभव कर रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, कभी लगातार भी हो रही है और सूर्य के दर्शन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं आजकल। तो ऐसे मौसम में हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? देखिए सर, अभी गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और बारिश आ गई है। सूर्य देवता कुछ अस्त अस्त से हो रहे हैं, तो इसी अवस्था में हमारी पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। तो हमको अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना है। हमें ऐसे आहार का सेवन करना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। यदि हम आसानी से पचने वाले आहार का सेवन करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप बारिश के मौसम में भी इस बारिश की फुहारों का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमारी हमारा इंतजार करती होती है। ऐसा कहा जाता है कि बारिश के मौसम में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर क्षीण पड़ जाती है। ये किस वजह से होता है? ये सर सूर्य के प्रभाव की वजह से होता है, क्योंकि इस मौसम में सूर्य की लुका छुपी चलती रहती है और सूर्य बादलों में ढका रहता है। तो उसी प्रकार से हमारी पाचन अग्नि भी सूर्य के अभाव में कमज़ोर हो जाती है और भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। तो फिर हमें क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए खाने वाले कि पाचन भी हो जाए और हमारा शरीर रोग मुक्त बना रहे? देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे क्या कही कि हम ऐसी आहार का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। जैसे हम हरी सब्जियों तो हमको खाना नहीं है, क्योंकि वो वाटर कंटेंट्स ली हुई होती हैं। तो इस समय गिलकी, लौकी, गवारफली, तुरई, करेला, इस प्रकार की सब्जियों का सेवन करना है। और उसके साथ ही यदि दालों का सेवन कर रहे हैं तो आप दाल छिलके वाली हो। और यदि तुअर की दाल खाने का शौक़ है, राजमा खाना है, छोले खाना है, तो उसमें गले हुए आप मेथी दाने डाल दें तो वो आसानी से पच जाती है। आपने कहा कि अगर इस तरीके का शौक है तो मेथी दाना डाल दें या हींग का इस्तेमाल कर लें। ऐसे मौसम में हमने देखा है कि लोग मंगोड़ी खाना पसंद करते हैं या पकोड़े तेल में तले हुए खाना पसंद करते हैं। तो क्या लोग इस स्वाद को वंचित करना चाहेंगे कि खाएंगे? आपकी राय क्या कहती है? देखिए सर, इस मामले में आयुर्वेदिक बात कहता है कि बारिश के मौसम में भजिए खाइए। पर भजिए खाना मतलब क्या? पेट भर के भजिए नहीं खाना है। हम जो खाना खाते हैं उसके साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी तले हुए भजिए का आप सेवन कर सकते हैं, आलू बड़े का सेवन कर सकते हैं, पर बशर्ते वो घर के बने हुए हों। क्योंकि घर पर हम तेल को वापस बार बार रीयूज़ नहीं करते हैं, पर बाजार के जो खाते हैं हम, उसमें तेल को बार बार प्रयोग किया जाता है और वो तेल गाढ़ा हो जाता है। तो यदि आप रोज़ बाजार के भजिए और कचौरी और ऐसी चीज़ें खाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपको हृदय रोग हो सकता है। तो इसके लिए भजिए खाइए, पर घर के खाइए और नाश्ते के रूप में खाइए जी, ताकि पूरा दिन पाचन के लिए शरीर को मिल सके। आपने ठीक कहा। इसके अलावा खान पान में और क्या ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके की हमारी भोजन सामग्री हो? देखिए, बारिश के मौसम में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बारिश में आप इस प्रकार का आहार करें जो आसानी से पच जाए। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी बात है कि सक्रियता बनाए रखें। हम क्या करते हैं कि पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, घूमने नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको फिजिकल तो एक्टिव रहना ही है। और दूसरी बात है कि खाने की मात्रा को सीमित करना है। यदि आप भोजन की मात्रा को सीमित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर भोजन का पाचन हो जाता है। और यदि आपका पाचन कमज़ोर है तो आप एक काम कर सकते हैं, भोजन के बाद 1 कप गर्म पानी, जैसे चाय पीते हैं इसे 1 कप गर्म पानी यदि पी लेते हैं तो आपका भोजन का पाचन आराम से होता है और आप कब्ज के शिकार नहीं होते हैं। चाय से मुझे याद आया कि बारिश के मौसम में लोग चाय भी ज़्यादा पीने लगते हैं। तो क्या ये ठीक उपाय है चाय पीना? देखिए सर, चाय यदि सीमित मात्रा में पी जाए और उसमें यदि अदरक का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग, अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग, लौंग का प्रयोग, इलायची का प्रयोग किया जाए तो 1-2 कप चाय पी जा सकती है। पर आप यदि अत्यधिक चाय पिएंगे तो आप एसिडिटी के शिकार हो जाएंगे। और आपने देखा होगा अक्सर कि राखी के समय में, राखी कब आती है? बारिश के सीज़न में आती है। अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? कि पित्त बढ़ जाता है। तो हमको चाय की मात्रा को सीमित करना चाहिए। और यदि चाय की मात्रा को सीमित हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, सब्जियों का सूप पीकर। यदि हम सब्जी का सूप पीते हैं तो हमारा पाचन भी अच्छा रहेगा और ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। चाय कब पीते हैं हम? जब शरीर में ऊर्जा कम महसूस होती है,
तो ऐसे सीज़न में आप भोजन के पहले यदि सूप पीते हैं जिसमें प्याज हो, अदरक हो, लहसुन हो, लौकी हो, टमाटर हो, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आपकी चाय की इच्छा नहीं होगी और आप कम चाय से भी संतुष्ट हो जाएंगे। जी। बारिश के मौसम में चूंकि बाहर निकलना कम हो पाता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं बारिश के कारण, तो ऐसे में जो व्यायाम है उसके लिए कई बार जगह कम पड़ती है या समय कई बार कम हो जाता है। तो इसको व्यायाम की कमी को कैसे प्रतिपूर्ति की जाए, इसका कंपनसेशन कैसे किया जाए? सर, इसका एक सिंपल तरीका है कि आप घर पर जो भी आपका स्पेस है, छोटा सा भले स्पेस हो, उस पर बैठ के आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। कपालभाति है, भस्त्रिका है ये। और दूसरी बात क्या होगी, प्राणायाम करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपका मन शांत होगा। क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ यदि आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अनावश्यक गलत खाने से बच जाते हैं। तो फिर बारिश के मौसम में कौन कौन से प्राणायाम बारिश के मौसम में कौन कौन से प्राणायाम करना उपयोगी रहेगा, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे और दूसरे लाभ भी प्राप्त हो सके? आपने देखा होगा अक्सर जब बारिश होती है तो मौसम में ठंडक आ जाती है, तो ऐसे समय कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम जरूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर की गर्मी बनी रहे और ऊर्जा बनी रहेगी। तो निश्चित तौर पर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं कुछ योगासनों की। तो ऐसे कौन कौन से योगासन हैं जो बारिश की ऋतु में उस समय के मौसम को ध्यान में रखते हुए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं? बारिश के सीज़न में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। नाम से ही जाहिर है, सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य जैसी शक्ति देने वाला अभ्यास। उसमें 12 मुद्राएं होती हैं, तो उससे आपकी शरीर की मजबूती बढ़ती है। इसके अलावा आप ताड़ासन कर सकते हैं, कोणासन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। भुजंगासन, शलभासन, और जो भी आप आसन करें उसको स्थिरता के साथ करें। जितना आप शरीर को स्थिर रखते हुए करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जी। और हमने देखा कि बारिश के मौसम में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैलता है। कई तरह के वायरस के संक्रमण भी आ सकते हैं। फंगस बहुत लगती है कई बार दीवारों में, घरों के अंदर अगर कोई गीला कपड़ा रह गया तब भी फंगस इन्फेक्शन वहाँ से आ सकता है। तो ऐसे में क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए हमें बचाव के? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी बाहर जाते हैं और गीले हो जाते हैं तो घर आके आप गुनगुने पानी से स्नान करिए। तो उससे क्या होगा कि बाहर का जो दूषित पानी है वो आपके शरीर पे प्रभाव नहीं डालेगा। अब इसके अलावा आपने जो बात की फंगल इन्फेक्शन की, जो अपन कपड़े पहनते हैं अंडर गारमेंट्स, कई बार वो हल्के गीले होते हैं, तो उनको प्रेस के माध्यम से आप सुखा लें। कोशिश ये करें कि गीले कपड़े ना पहने। इसके साथ ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो आप निश्चित मानिए कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, आप आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करें तो छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। पर यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो छोटा सा फंगल इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर तकलीफ दे सकता है। बारिश के मौसम में इन सब चीज़ों को प्रतिकार करने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए, संक्रमणों से बचने के लिए और अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के कौन कौन से उपाय हैं जिनको किया जा सकता है? देखिए, बारिश के मौसम में आप पेट का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं जिससे पेट की स्ट्रेंथ बढ़े। इसके अलावा लीवर का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं। तो इन प्रयोगों से निश्चित तौर पर आपका सिस्टम अच्छे से कार्य करेगा और आप बीमार नहीं होंगे। तो गर्म पानी को दिन में कितनी बार पिया जा सकता है और किन किन समय पर पीना चाहिए? गर्म पानी आप दिन भर पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही रुकावट है कि आपके पेट में छाले ना हो, आप हाइपर एसिडिटी के शिकार ना हो और आपको अत्यधिक गर्मी ना लगती हो। एक सरल भाषा में समझे कि आपके शरीर को अत्यधिक गर्मी ना लगती हो। और यदि अत्यधिक गर्मी लग रही है, आप हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं, गर्म पानी पिएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। पर यदि ये समस्या नहीं है तो आप आराम से कभी भी कितना भी गर्म पानी पी सकते हैं। 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक कोई तकलीफ नहीं होगी। इस मौसम में क्या गीली मिट्टी का और जो पट्टी है उसका भी प्रयोग करना ठीक रहता है? देखिए सर, गीली मिट्टी का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है। पर यदि आपके पास सूखी मिट्टी रखी हुई है जिस पे बिल्कुल शुद्धता है, गंदगी नहीं है, तो उस मिट्टी को आप गला के उपयोग कर सकते हैं। ठंडे पानी की पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? जब आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ हो और आपको ठंड से आप ठिठुर रहे हैं और आप बोलोगे नहीं हम तो मिट्टी की पट्टी रखेंगे, तो तकलीफ देगी। तो पट्टी का प्रयोग शरीर के तापमान पर निर्भर करता है कि यदि आपके शरीर को गर्मी ज़्यादा लगती है, पेट में एसिडिटी है, तो आप बिंदास होकर मिट्टी की पट्टी या ठंडी की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम खान पान की बात करें इस मौसम में,
तो प्राकृतिक चिकित्सा के मुताबिक कोई ऐसे विशेष पेय पदार्थ जो हमारी क्षमता को बढ़ा सकें, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए सर, बारिश में अक्सर आपने देखा होगा गला खराब होना, सर दर्द होना, हाथ पांव दुखना, इस तरह की समस्या होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दालचीनी, गिलोय के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, इनका बढ़िया काढ़ा बना लें आप, और इसकी सीमित मात्रा का 2 से लेकर 3 दिन प्रयोग करें। आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा जो छोटी हरड़ आती है, छोटी हरड़ को घी में आप सेक लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के रोज़ आधा चम्मच लीजिए। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि जो हरड़ नियम से खाए तागर वेद कबू न जाए। तो यदि आपको पाचन संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रहना है तो आप बाल हरड़ का पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा शरीर को है। तो इसको जो आपने पेय पदार्थ अभी बताया दालचीनी का, इसको क्या नियमित तौर पर भी कर सकते हैं हम प्रतिदिन? देखिए सर, जब आपको तकलीफ हो तभी आप काढ़े का प्रयोग करें, पर ऐसे कभी सभी चाय के साथ में आप दालचीनी ले सकते हैं। तुलसी का प्रयोग हमारे सिस्टम में है करने का, वो आप कर सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के पदार्थ को रेगुलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो निश्चित फ़ायदा होगा। और जब तकलीफ ज़्यादा है तो जो 4-5 मैंने आपको जो बताए खाद्य पदार्थ, उनका सेवन करके आप काढ़ा बना सकते हैं। इन दिनों हम सुनते हैं कि पंचकर्म और षटकर्म लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। क्या बारिश के मौसम में इन दोनों को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी अच्छे आयुर्वेद प्रशिक्षक के निर्देशन में आप इस प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर शरीर शुद्ध होता है। तो कौन कौन सी विधियां होती हैं? क्या वो जो कदम हैं, स्टेप्स हैं, पंचकर्म और षटकर्म के होते हैं? उनको एक सामान्य भाषा में हम अगर देखिए, एक सामान्य भाषा में समझें आप तो षटकर्म में कुंजर क्रिया होती है। यदि आपके शरीर का पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है तो आप गुनगुना पानी जिसमें नमक मिला हो वो पी के कुंजर क्रिया करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की उसमें वस्तियाँ होती हैं। आँखों के ऊपर तेल की वस्ती, पेट के ऊपर वस्ती, घुटने पर वस्ती, रीढ़ पर वस्ती, शिरोधारा, ये अलग अलग प्रयोग हैं। इनको किसी चिकित्सक के परामर्श और आपकी प्रकृति के अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से प्रयोग किए जाने हैं। प्रकृति से आपका क्या आशय है? प्रकृति से मतलब यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है या गैस बढ़ी हुई है या कफ बढ़ा हुआ है, ये 3 प्रकृतियाँ होती हैं मनुष्य की। इन प्रकृति के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सक ही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी वस्ती या कौन सा षटकर्म किया जाना है। जी, अगर आम आदमी जानना चाहे कि भाई मेरी प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, तो क्या कोई साधारण उपाय हमारे श्रोताओं को आप बता सकते हैं? बहुत सरल सा उपाय है। यदि आपको ठंड लगती है, आपके शरीर में कफ की मात्रा ज़्यादा बन रही है ना, आपकी पाचन अग्नि कमज़ोर है तो आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं। यदि किसी व्यक्ति को गर्मी बहुत लग रही है, गले में जलन है, सीने में जलन है, तो वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। और वायु प्रकृति का, जिसको गैस पास होती है, कहीं गैस अटक जाती है, दर्द अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से होता है। कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। जब दर्द का चेंज स्थान होता है, शिफ्टिंग ऑफ द पेन, वो प्रकृति होती है वायु की। तो एक सरल भाषा में इस प्रकार से हम प्रकृति को समझ सकते हैं। जी, तो श्रोताओं, हमें लगता है कि ये बातचीत बहुत उपयोगी रही और आपको पसंद आई होगी। तो अब योग निरोग कार्यक्रम में बस इतना ही। हम